राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे अपने अपने भाग्य की रोटी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र सिंह हुआ करता था। वह बहुत अकड़ू, घमंडी और बंद दिमाग का था। अपने आगे किसी भाग्य की रोटी को कुछ नहीं समझता था। वह यह समझता था कि जो हूँ वह मैं ही हूँ, उससे बड़ा बलवानी कोई नहीं है। अपने खिलाफ करने वाले को कड़े से कड़ा दंड दिया करता था। और हाँ, कुछ भी दिमाग का वह सनकी भी था। एक दिन उसे यह सनक समाई कि जरा अपने परिवार के लोगों से यह जाने कि वह किसके भाग्य का खाते हैं, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी तिलोत्तमा और 7 अल्प वयस्क बेटियां थीं। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और उनसे पूछा, हे प्रियवर, हम बरसों से साथ रहते हैं। तुमने जब जो चाहा मैंने दिया है। जरा बताओ तो कि तुम्हें यह सारा सुख ऐश्वर्य किसके भाग से मिलता है। तिलोत्तमा बोली, आपके भाग्य से स्वामी। आप न होते तो मैं क्या करती, यह सब क्या कर पाती। मेरे तो भाग्य ही आप हैं और भगवान भी आप हैं। राजा महेंद्र सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सही कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद और खूबसूरत स्त्री हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलवाकर यही सवाल किया। बड़ी सभी 6 राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसे महेंद्र सिंह चाहता था। लेकिन महेंद्र सिंह की सबसे छोटी राजकुमारी फूल कुमारी ने कहा, पिताजी, सबका भाग्य रचने वाला भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य में यह सुख लिखा है और उसी के लिखे से मैंने आपकी पुत्री के रूप में आप ही के घर में जन्म लिया है और मुझे मेरे भाग्य से यह सारा सुख उपलब्ध हुआ है। फूलकुमारी की इस जवाब से सनकी राजा एकदम से सनक गया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े प्यार से बोली, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है तू मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। मैं यह पूछ रहा हूँ कि मेरे घर में, मेरे राजमहल में तू जो रोटी खाती है वह किसके भाग्य का खाती है। वह तुझे कौन खिलाता है? तुझे रोटी कौन पका कर खिलाता है? मेरा भाग्य कौन लिखता है? पिताजी, उसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया है। इस दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं, मैं भी अपने भाग्य की रोटी खाती हूँ। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य टूट गया। वह भड़क उठा और कड़कड़ा कर बोला, क्या कहा? यह सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे क्या तेरे अपने भाग्य से मिलता है? अरे मूर्ख, तू मेरी कृपा को अपना भाग्य बताती है। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। राजकुमारी अपने पिता के पैर पकड़कर रोने लगी। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं किसी और को नहीं जानती। आप मुझे धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं इतने कठोर मत बनिए पिताजी, मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश बिगड़ैल लड़की, राजा महेंद्र सिंह दहाड़ते हुए बोले, इस घर को अपना घर मत कह, यह मेरा घर है। और उसने लात मारकर फूल कुमारी को अपने घर से बाहर धकेल दिया। दासियों को आवाज़ दी और उनके आने पर आदेश दिया। फूल कुमारी के शरीर से राजसी वस्त्र आभूषण उतार कर उसे किसी दासी और गंदी फटी चिटी मैली सी पोशाक पहना दो। दासियों ने ऐसा ही किया। फूल कुमारी को एक भिखारन सी बनाकर राजा के सामने लाई। राजा ने आदेश पर फूल कुमारी के खूबसूरत चेहरे पर कालिक भी पोत दी। फिर राजा महेंद्र सिंह ने फूल कुमारी से पूछा, अब भी सोच ले, हमें सही सही जवाब दे कि तू किसके भाग्य का खाती है। यह राशि सुख भोग रही है, किसके भाग्य से भोग रही है? तू माल पकवान और रोटी खाती है। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी पिताजी, मुझे जो कुछ भी मिलता है वह मेरे भाग्य का मिलता है। आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से
झूठ सच नहीं हो जाएगा। फूलकुमारी की इस निर्भीकता ने महेंद्र सिंह को आग बबूला कर दिया और उसने दहाड़ कर बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज़ दी, परंतु कई सैनिक दौड़े हुए वहां आए और अभिनंदन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो महेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमारी फूलकुमारी को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार रथ द्वारा हमारे राज्य से मीलों दूर किसी जंगल में छोड़ाओ, जहाँ से यह कभी चाह कर भी वापस न लौट सके। यह बहुत घमंडी हो गई है अपने भाग्य पर, तो आज से यह दूर राज्य के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी। फूलकुमारी रोती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजे। राजा टालने की हिम्मत किसी सैनिक में भी आज्ञा को टालने की हिम्मत किसी भी सैनिक में नहीं थी। सैनिक फूलकुमारी को घसीटते हुए ले गए और बहुत दूर राज्य की सीमा से सटे जंगल में छोड़कर वहां से वापस आए। अपने सनक में ऐंठे सनकी राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा, लेकिन उधर राजकुमारी फूलकुमारी के साथ क्या बीती। फूलकुमारी भूखी प्यासी इधर से उधर भटकती रही, ऐसे विशाल मार्ग पर पहुंच गई जहां एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राज्य विजयगढ़ का नगर सेठ धर्मसिंह विदेशों से व्यापार करके अपने दल बल काफिलों के साथ 5 वर्ष बाद विजयगढ़ लौट रहा था। धर्मसिंह बहुत प्रसन्न था कि आज 5 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री से मिलेगा। अचानक धर्मसिंह के विशाल रथ के आगे आकर फूलकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मसिंह के सेवक उसे उठाकर धर्म सिंह के पास लाए और उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक नक्शा देखकर उछल पड़ा और बोला, यह तो बिल्कुल मेरी पुत्री फूलकुमारी जैसी लग रही है, लेकिन यह यहाँ क्यों भटक रही है? ऐसे भिखारन के लिबास में यहाँ कैसे आई? धर्मसिंह फूलकुमारी को अपने साथ विजयगढ़ ले गए और उसे शानदार कोठी में ले गए तो उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ एक युवा भिखारन को देखकर चौंक पड़ी। यह आप किस भिखारन को ले आए हैं? भिखारन, मुझे तो यह अपनी बेटी फूलकुमारी जैसी लगी। बेशक उसे देख मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन नाक नक्शा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। यह कन्या किसकी है? धर्मसिंह बोले, मगर हमारी बेटी फूलकुमारी तो 5 वर्ष पहले व्यापार के लिए विजयगढ़ प्रस्थान के 5 दिन बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी। सावित्री ने कहा, आपकी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्मसिंह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी पुत्री का नाम और शक्ल वाली लड़की भी फूलकुमारी थी और वह कुछ शक्ल भी राजकुमारी जैसी मिल रही थी। तो उसके होश ही उड़ गए और सेठ सेठानी के कहने पर उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्मसिंह और सावित्री के सामने लाए तो वह दोनों हक्के बक्के हो गए। तुम कौन हो बेटी? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी फूलकुमारी जैसी लग रही हो, धर्म सिंह ने पूछा। और जब फूलकुमारी ने अपनी सारी आप बीती बात बताई तो सेठानी सावित्री सेठ धर्मसिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी फूलकुमारी है, बिल्कुल हमारे स्वर्गवासी पुत्री जैसी लग रही है, क्यों ना इसे हम अपनी बेटी बना लें। तभी धर्मसिंह बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। धर्मसिंह ने कहा, और इसके बाद फूलकुमारी सेठ धर्मसिंह और उनकी बेटी बनकर उन्हीं के घर में रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। फूलकुमारी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी। उन्हीं दिनों एक दूसरे सीमा राज्य विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राज्य विजयगढ़ का निधन हो गया और राज्य का सिंहासन युवा और कुंवारे युवराज विराट विक्रम ने संभाला। विराट विक्रम बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्यों के राजाओं और उनके परिवार को कारागार में डाल दिया। एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन के लिए राजा विराट विक्रम ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ यात्रा निकाली, जिससे सभी राज्यवासी उनके दर्शन कर सकें। जब विराट विक्रम की सवारी सेठ धर्मसिंह की कोठी के सामने से निकली, उस समय फूलकुमारी घर की छत
से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवार रही थी। अचानक ही विराट विक्रम को देखकर उनकी दृष्टि फूलकुमारी पर पड़ी। उसे देखकर उसने अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उसने अपने महामंत्री को फूलकुमारी से विवाह के लिए सेठ धर्मसिंह के यहाँ भेजा। सेठ धर्मसिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहते थे। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से फूलकुमारी और विराट विक्रम का विवाह हुआ और 1 वर्ष बाद फूलकुमारी बहुत ही सुंदर गुड्डे जैसे बेटे की मां बन गई। तब विराट विक्रम ने फूलकुमारी से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि आप सभी दास दासियों को, कारागार में बंद कैदियों को राजकुमार के जन्मदिन पर अपने हाथों से मिठाई बांटो और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करो। जब फूलकुमारी मिठाई बांटने के लिए कारागार में गई तो वहां उसने अपने माता पिता और बहनों को देख बहुत हताश हो गई। राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोत्तमा और फूलकुमारी की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार के सामने यह नहीं कहा कि वही फूलकुमारी है जिसे पिता ने दुत्कार कर, लात मार कर घर से निकाल दिया था। फिर उसने अपने पति विराट विक्रम के निकट पहुंचकर फूलकुमारी ने उनसे कहा, भाग्य की रोटी। फूलकुमारी ने कहा और बताया कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और फिर भाग्य ने उसे माता पिता के रूप में सेठ धर्मसिंह और सावित्री दिए और सेठ और सेठानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब कुछ जानकर राजा विक्रम ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर उन्हें उनकी किए की उचित दंड मिलना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए कैदियों के साथ उन्हें भी आज़ाद कर देते हैं। और सभी सुनो, मैं चाहती हूँ कि पुत्र जन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आज़ाद कर दो। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरा करूँगा। प्रिय राजा विराट विक्रम ने कहा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। फूलकुमारी ने कहा, निसंकोच होकर कहो रानी। विराट विक्रम बोला, आपके कारागार में कैद महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र सिंह और रानी तिलोत्तमा मेरे वास्तविक माता पिता हैं। आप उन्हें और मेरी बहनों को आज़ाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज्य भी लौटा दें। राजा विराट विक्रम फूलकुमारी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वह अपनी पत्नी का अनुरोध ठुकरा न सके और महेंद्र सिंह और उनके परिवार को आज़ाद करके महेंद्रगढ़ का राज्य उन्हें लौटा दिया। अपने परिवार को वापस महेंद्रगढ़ जाने के लिए विदा करते हुए फूलकुमारी ने अपने माता पिता से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी वही ठुकराई हुई बेटी फूलकुमारी हूँ और देखिए, मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सारे सुख प्रदान किए हैं। आप भी बेशक मेरी वजह से फिर से अपना पुराना सुख भोगने जा रहे हैं, पर ज़रा बताइए तो इसके पीछे किसका भाग्य है? मेरा भाग्य? नहीं, तेरा भाग्य नहीं। महेंद्र सिंह घबराकर बोला। फूलकुमारी हंसी। पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखते हैं, सबके भाग्य का बंटवारा वही करते हैं। आपने मेरे पति के कैद में अब तक जो कुछ भोगा वह आपका भाग्य था, और आपने जब मुझे अपने राजमहल से दुत्कार कर निकाल दिया वह मेरा भाग्य था। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं और विधाता सब का भाग्य अपने अपने तरीके और उसके कर्मों के अनुसार लिखता है। तो यह भाग्य की रोटी की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।